आज के इस विश्लेषण में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे चेहरे की बात करने वाले हैं जिनके बारे में हमने बचपन से बहुत कुछ सुना है, पृथ्वीराज चौहान। आज हम कोशिश करेंगे कि कविताओं और महाकाव्यों की कल्पना से बाहर निकलकर ठोस ऐतिहासिक तथ्यों को समझें और असली सच्चाई क्या है ये देखें। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी रूपरेखा काफी सीधी है। हम उनके जीवन के मिथक और तथ्य, साम्राज्य विस्तार, तराइन के ऐतिहासिक युद्ध, उनकी मृत्यु और आखिर में उनकी एक बेहद जटिल विरासत पर चर्चा करेंगे। पहला भाग, द मिथ एंड द मैन, यानी मिथक और असली इंसान, इतिहास और काव्य के बीच का अंतर। इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए अलग अलग स्रोतों को तौलना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास समकालीन ऐतिहासिक शिलालेख और पृथ्वीराज विजया जैसे ग्रंथ हैं जो गिने चुने हैं, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज रासो और बाद के जैन ग्रंथ हैं जहां काफी सारी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो आगे बढ़ते हुए हमें इन दोनों के बीच के इस अंतर को हमेशा ध्यान में रखना होगा। अगर हम बिल्कुल ठोस इतिहास की बात करें तो पृथ्वीराज का जन्म 1166 सीई में गुजरात में हुआ था। चाहमाना वंश के इस राजकुमार ने सिर्फ 11 साल की छोटी उम्र में 1177 सीई में सपादलक्षा की गद्दी संभाली, जिसकी राजधानी अजमेर थी। अब क्योंकि उम्र इतनी कम थी तो शुरुआती सालों में उनकी माता कर्पूरा देवी ने राजकाज संभाला। अब इस संख्या पर गौर कीजिए, 14। पृथ्वीराज रासो का दावा है कि उन्होंने 14 अलग अलग भाषाओं पर महारत हासिल कर ली थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किस्से कहानियों में तथ्यों को बहुत ज्यादा बड़ा करके बताया गया। और यही वजह है कि इन काव्यों को हमें थोड़ी आलोचनात्मक और सतर्क नजर से देखना चाहिए। दूसरा भाग, एक्सपैंडिंग द किंगडम, साम्राज्य का विस्तार और आपस के संघर्ष। जैसे ही पूरी तरह सत्ता हाथ में आई, उन्होंने कई बड़े सैन्य अभियान शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने अपने चचेरे भाई नागार्जुना के विद्रोह को कुचला, भदानकास को हराया और चंदेला वंश की राजधानी महोबा पर वो मशहूर आक्रमण किया। चालुक्य इसके साथ भी उनका लंबा संघर्ष चला। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि इन जीते हुए क्षेत्रों को स्थायी रूप से साम्राज्य का हिस्सा शायद ही बनाया गया था। और सच और कल्पना के मिश्रण की बात करें तो ये किस्सा सबसे खास है। कन्नौज के गहाड़वाला राजा जयचंद की बेटी संयोगिता के साथ भागकर शादी करने की कहानी तो हम सबने सुनी है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद उनका ध्यान राजकाज से भटक गया था, पर ऐतिहासिक तौर पर यह कितना सच है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इन लगातार आपस के संघर्षों का आखिर नतीजा क्या निकला? पूरा साम्राज्य दुश्मनों से घिर चुका था। चंदेलाज, चोलुक्याज और गहड़वालाज के साथ लगातार चल रहे युद्धों की वजह से जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कोई मजबूत सहयोगी या मित्र नहीं बचा था। यह अकेलापन आगे चलकर उनके लिए बेहद भारी पड़ने वाला था। तीसरा भाग, द बैटल्स ऑफ तराइन, वो मैदान जहां साम्राज्य आपस में टकराए। उस दौरान मोहम्मद अफ घोर लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में आगे बढ़ रहा था। 1175 में उसने मुल्तान जीता, 1178 में गुजरात में उसे हार मिली और आखिरकार 1191 में तराइन के मैदान में एक बहुत बड़ा टकराव हुआ। इस पहले युद्ध में पृथ्वीराज की सेना ने घुरिद फौज को बुरी तरह से हरा दिया था। एक और दिलचस्प संख्या 21। महाकाव्यों और ग्रंथों में अक्सर दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज ने घोरी को 21 बार पकड़ा और छोड़ दिया, पर हकीकत यह है कि ये एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में ये शायद उन छोटे छोटे हमलों को रोके जाने की घटनाओं का वर्णन है जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर महाकाव्य के स्तर पर पेश कर दिया गया। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई कहानियों से काफी कठोर थी। ठीक अगले साल 1192 सीई में मोहम्मद अफ घोर अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बेहद संगठित सेना के साथ वापस लौटा। उसके पास लगभग 1,20,000 सैनिक थे। दूसरी तरफ पृथ्वीराज को अपनी सेना इकट्ठी करने की जल्दी थी, और जैसा कि हमने पहले बात की, पड़ोसियों से दुश्मनी के कारण राजपूत सेना इस बार बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। चाहमानस के लिए ये घटनाक्रम तबाही का कारण बन गया। घोरी की रणनीति सच में बहुत चालाक थी। उसने धोखा देने के लिए रात में आग जलाए रखी, जबकि उसकी सेना चुपचाप दूसरी दिशा में आगे बढ़ी। फिर जब चाहमाना सेना सो रही थी तब बिल्कुल सुबह सुबह उसने हमला किया। फिर अचानक से पीछे हटने का एक झूठा नाटक किया और आखिर में अपने 10,000 घुड़सवार तीरंदाजों के साथ एक जानलेवा हमला कर दिया। चौथा भाग, कैप्चर एंड डेथ, एक शक्तिशाली सम्राट का अंत।
दूसरे तराइन युद्ध की उस भारी हार के बाद ये पक्के तौर पे तय है कि पृथ्वीराज को सरस्वती किले के पास बंदी बना लिया गया था और मोहम्मद अफगौर ने अजमेर पर कब्जा कर लिया। यहाँ पर सबसे रोचक प्रमाण वो सिक्के हैं जो खुदाई में मिले हैं, जिन पर पृथ्वीराज और मोहम्मद बिन सैम दोनों के नाम खुदे हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि शायद थोड़े समय के लिए ही सही पृथ्वीराज को अजमेर में एक अधीन शासक के रूप में दोबारा गद्दी पर बिठाया गया था। पर मुद्दा ये है कि उनकी मौत कैसे हुई। यहाँ ऐतिहासिक स्रोत बिल्कुल दो अलग दिशाओं में जाते हैं। हसन निजामी के ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार उन्हें देशद्रोह की साजिश के इल्जाम में मारा गया। प्रबंधा चिंतामणि कहता है कि कुछ अपमानजनक चित्र बनाने के कारण उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और रासो की कहानी तो काफी मशहूर है ही कि कैसे अंधा किए जाने के बाद उन्होंने आवाज सुनकर तीर चलाया, घोरी को मारा और दोनों की मौत हुई। सुनने में काफी फिल्मी जरूर लगता है, पर ऐतिहासिक रूप से ये तीरंदाजी वाली कहानी पूरी तरह से काल्पनिक मानी जाती है। पांचवा और आखिरी भाग, अ कॉम्प्लिकेटेड लेगेसी। कैसे वो इतिहास के पन्नों से निकलकर लोकप्रिय संस्कृति के प्रतीक बन गए। अलग अलग अकाउंट्स में पृथ्वीराज की छवि जमीन आसमान का अंतर दिखाती है। शुरुआती जैन ग्रंथ उन्हें एक असफल और अयोग्य शासक के रूप में देखते हैं, जो अपनी हार के लिए खुद जिम्मेदार था। वहीं दूसरी तरफ थोड़ा बाद के राजपूत क्रॉनिकल्स उन्हें एक निष्कलंक, देशभक्त और विदेशियों से अकेले लोहा लेने वाले एक महान नेता के रूप में पेश करते हैं। 19वीं सदी के एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड ने एक मशहूर वाक्य लिखा था, द लास्ट हिंदू एम्परर, यानी अंतिम हिंदू सम्राट। हालांकि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि उनके बाद भी और कई शक्तिशाली हिंदू राजा हुए। लेकिन इस एक वाक्य ने पृथ्वीराज को प्री इस्लामिक भारत की शक्ति का एक ऐसा स्थायी और मजबूत प्रतीक बना दिया जो आज तक लोगों के दिलों में बसा है। उनका प्रभाव इतना गहरा है कि किस्से कहानियों ने उनकी शान बढ़ाने के लिए उनकी राजधानी तक अजमेर से हटाकर दिल्ली ही बता दी। 1924 से लेकर आज तक उनके जीवन पर अनगिनत फिल्में और शोज बन चुके हैं। आज भी उनकी कहानी को देश में एकता को बढ़ावा देने और एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को एक दिलचस्प सवाल पर रोकते हैं। जब एक इंसान को उसके इर्द गिर्द भुनी काल्पनिक कहानियों से अलग किया जाता है, तो क्या उसकी ऐतिहासिक विरासत कमजोर पड़ती है, या फिर हम वाकई में 12वीं सदी के भारत में हुए उन बड़े भौगोलिक और राजनीतिक बदलावों को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं? असली पृथ्वीराज चौहान और उनकी हार के उस टर्निंग पॉइंट को समझना हमें इतिहास का एक ऐसा गहरा और रोचक नजरिया देता है जो सिर्फ किस्से कहानियों में खो जाने से कभी नहीं मिलता। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिए।